बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर बाउंड्री कंडीशंस के मतलब है। सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन के ऊपर अगर आपको बाउंड्री कंडीशंस दी हुई हैं तो वो बाउंड्री कंडीशंस आप अप्लाई करेंगे और अपने प्रॉब्लम्स का हल निकालेंगे, सॉल्यूशंस निकालेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, अपने लेक्चर की तरफ। बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं और देखते हैं हमारे पास सॉल्यूशन में वेव इक्वेशंस जो है वो कैसे आती हैं। तो ये हमारा लेक्चर 3 है बाउंड्री कंडीशंस का। अब बाउंड्री कंडीशंस हमारे पास क्या हैं कि अगर हम x की जगह 0 पुट करें तो हमारे पास वैल्यू 0 आएगी। नाउ पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 11। चूँकि इससे पहले हम जो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल चुके हैं, अगर उसकी बात की जाए तो आप ये देखें कि ये हमारे पास वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है। इसके हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट की है, कंप्लीट इक्वेशन खुद से एग्ज्यूम की, ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते रहे, फिर इसके कुछ केसेस डिस्कस किए। केस 2, केस 3 जो हमारे पास आया वो फाइनल केस था, जो हमें साबित करता है कि हमारी वेव इक्वेशन जो है वो इस पर डिपेंड करती है। तो अब जो हम ये वाला जो केस हमने डिस्कस किया था जिसमें के की कांस्टेंट की वैल्यू हमने नेगेटिव पुट की थी, उसमें हम के की वैल्यू जो नेगेटिव पुट की थी उसको जो आंसर उसका आया उसको हम बाउंड्री कंडीशंस में यूज़ करेंगे। तो बाउंड्री कंडीशन में ये वही वैल्यू हमने लिखी हुई है जी, इक्वेशन नंबर 11 की। ये इक्वेशन नंबर 11 आपके पास मौजूद है। इक्वेशन नंबर 11 आप पुट करेंगे और इसके बाद यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। जब आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू 0 की इक्वल आएगी, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको 0 के इक्वल रखा है। तो हमारे पास कांस्टेंट C3 0 के इक्वल आएगा। बाकी ये टर्म तो 0 के बराबर नहीं होगी, तो C3 0 के इक्वल आएगा। ओके, यहाँ जो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन होगा 11 का वो ये आ जाएगा हमारे पास C4 C sin px इंटू C1 cos PCT एंड C2 sin PCT 11a। तो नाउ पुट x इज इक्वल टू L इन इक्वेशन नंबर 11a। अब जो 11a है उसमें आप क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू L। तो चलते हैं उसको देखते हैं। अब यहाँ पर जब आप x इज इक्वल टू L पुट कर दिया आपने, तो ये जो साइन PL है ये आपके पास 0 के बराबर आएगा, बाकी C4 0 के इक्वल नहीं होगा। साइन इन्वर्स लेंगे तो आपके पास ये वैल्यू n पाई ओवर L निकलेगी। तो फिर जो कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे पास 11a का आएगा वो ये आ जाएगा कि p की जगह पे हम n पाई ओवर L पुट कर देंगे। यहाँ p की जगह पे n पाई ओवर L पुट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। जो u इंटू एक्स कोमा टी की है वो साइन पाई x ओवर L इंटू दिस, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, 11b की। जबकि जो हमने a और b इंट्रोड्यूस करवाया है वो ये C4 और C1 है, और ये C4 और C2 हमारे पास b है। नाउ यूजिंग इनिशियल कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशंस ख़त्म। अब इनिशियल कंडीशन की बारी है कि पार्शियल u और पार्शियल t को 0 पुट करें और t को भी एट t इज इक्वल टू 0। फिर हमारे पास जो इक्वेशन आएगी ये इक्वेशन 11b से ऑनवर्ड, जब हम इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, जब वैल्यूज़ पुट करेंगे हम तो हमारे पास क्या आएगा, एट टाइम t 0 के ऊपर ये वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। जब b की वैल्यू 0 आ जाएगी तो फिर कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ 11b क्या होगा, ये 11b का जो कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे पास आएगा वो यहाँ पर u इंटू एक्स टी a साइन n पाई ओवर एक्स L एंड दिस। अब b जब 0 हो जाएगा तो ये सारी टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब ये आ गया हमारे पास 11c। एंड जर्नल सोल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन विल बी, जो जर्नल सोल्यूशन आएगा वो 11d का वो ये हमारे पास आ जाएगा कि हम समेशन लिखेंगे कि तमाम जो हमारे पास वेव इक्वेशंस का जो सम होगा उसमें हम इस एक टर्म्स करवा रहे हैं इंट्रोड्यूस an साइन n पाई x ओवर L cos n पाई ct, ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई। अब यहाँ n लगा दिया, ठीक है। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ an पुट t इज इक्वल टू 0 इन 11d। यहाँ t इज इक्वल टू 0 पुट करें। जब आप t 0 पुट करेंगे तो ये टर्म तो गई, ठीक है, cos 0 1 हो जाएगा। अब यहाँ हमारे पास जब cos t टाइम 0 पुट करेंगे तो यहाँ तो टाइम है नहीं, इसलिए ये 0 नहीं होगी। तो ये सारी की सारी टर्म हमारे पास एक नए फंक्शन के बराबर आ जाएगी, जो कि फंक्शन हमारे पास f(x) है, ठीक है जी। आप बड़े तहम्मुल से अब इसको वाच कीजिएगा
कि यहाँ जब एफ एक्स की कीमत हमारे पास आ जाती है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय साइन एम पाई एक्स ओवर एल, हम एक खुद से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, और जहाँ हमारे पास एम और एन की वैल्यू इक्वल होगी वहाँ रिजल्ट क्या आएगा, जब डिफरेंट होगी तो वहाँ रिजल्ट क्या आएगा वो देखते हैं। एंड देन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू लिमिट्स, यानी आप इन लिमिट्स पे 0 और x इज इक्वल टू 0 टू एल पर इसको इंटीग्रेट करेंगे, दोनों साइडों पर आप इंटीग्रेट करेंगे जी, ठीक है। अब यहाँ ये जो वैल्यू है साइन दिस एंड दिस विल बी डी एक्स, ये वैल्यू बेसिकली ये सारी की सारी वैल्यू इसकी जगह पे मैं l/2 लिख रहा हूँ। अब l/2 क्यों लिखा है, क्या रीज़न है इसको l/2 लिखने की, क्या ज़रूरत पड़ी, तो ये देखिए कि मैक्सिमम जो रिज़ल्ट आपके पास आता है वो हाफ पे आता है, इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पर ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ तो x 0 था और यहाँ x बराबर l था, और इन दोनों के मिड पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, इसलिए ये l/2 मैक्सिमम रिजल्ट हमारे पास आया है। यहाँ आप देखें कि अगर m n के बराबर है तो रिजल्ट l/2 मैक्सिमम आएगा, लेकिन m इज इक्वल टू m एट मैक्सिमम और पीक वैल्यू, व्हेन m नॉट इक्वल टू n तो x इज इक्वल टू 0, जब m n के बराबर नहीं होगा तो x की वैल्यू हमारे पास 0 आएगी। दूसरे अल्फाज में जब आप इसको टर्म को उधर ले जाएंगे दूसरी तरफ, तो ए एन की वैल्यू चूँकि हम निकाल रहे हैं तो ये 2/l एंड दिस आ जाएगा, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 0 to l साइन दिस। फाइनली द जनरल सोल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन इज u इंटू एक्स कोमा टी एंड समेशन ए एन साइन n पाई एक्स ओवर एल कॉस n पाई सी टी ओवर एल, वेयर 2 ओवर l इंटू दिस इज द फाइनल सोल्यूशन आफ्टर अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन एंड इनिशियल कंडीशंस। ठीक है जी, उम्मीद आपको समझ आई होगी, आपने अंडरस्टैंड किया होगा। इसमें जो कंसेप्ट समझने वाला है वो ये है बेसिकली कि आपके पास मैक्सिमम आंसर कब आता है, जब एल की वैल्यू जब आपके पास m इज इक्वल टू n होता है, और यहाँ आप इस जगह पे ये जो सारी इक्वेशन है जहाँ आपने ये लिमिट अप्लाई की, इनिशियल कंडीशन अप्लाई की, वहाँ आपके पास l/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।